Now, in silence. Forest society and colonialism. So, forest society and colonialism. ठीक है, तो वनवासी समाज तथा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, वनवासी समाज, दैट इज आदिवासी समाज। नाउ what does it mean by forest society? So forest society is that which totally depends for its regular needs or day to day needs on forest products. जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से निर्भर है। उसका जीवन वन में जो भी वो जंगल में चली जाती है और उसको वो सोसाइटी जंगल में चली जाएगी, वहाँ जो जो चाहिए बीन के ले आएगी, खा पी के उसी में है। तो वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाउएवर इट मे बी पेस्टोरलिस्ट, हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ खेती भी करने लगे। इट आल्सो हैज ए कैटल, ग्रुप ऑफ कैटल, जिसको वो रियरिंग करती है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क है तो वो सब भी कर सकती है, कुछ ग्रेन्स भी उगा सकती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी क्या है और इसका अंग्रेजों ने, बिकॉज ब्रिटिशर्स हैव मेड कॉलोनीज हियर, ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्या बनाई, कॉलोनीज, and they exploited the forest. They have harvested it completely. Deforestation has been done by Britishers. Why? Because they want to grow teak woods. Why they want to grow teak woods? Because they want to make railways. तो टीक वुड से वो पहले फट्टे लगते थे। कभी पुरानी रेल की पटरी देखी है? तब सीमेंट नहीं लगती थी, लकड़ी होती थी, लकड़ी पे वो लगते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सारा जंगल काट दिया। वनवासियों से कहा तुम लोग निकलो यहाँ से और जंगल हम काटेंगे। वो जबकि सालों से, हजारों सालों से वहाँ रह रहे थे, उनको पूरी तरीके से हटा दिया और वो लकड़ियाँ काटी गई, बड़े बड़े पहाड़ों में और नदियों में बहाई गई। कहाँ तक? वो बहती बहती बम्बई तक आई हैं लकड़ियाँ। कहाँ से? हरिद्वार से बहती बहती बम्बई तक आई हैं। वहाँ से वो उन्होंने और जगह अफ्रीका भेजेंगे, वहाँ भी रेलवे लाइन बिछाएंगे, या जहाँ जहाँ उन्हें बिछानी थी रिवर के थ्रू बहा बहा के अब चलो उड़ीसा में रेलवे लाइन बनाते हैं यहाँ। तो पूरा ऐसा, या फिर हाथियों के द्वारा उनको ढोया गया उन लकड़ियों को, और उससे पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछा दी। और जंगल पूरी तरीके से उन्होंने अपना एक फॉरेस्ट ऑफिसर बैठा दिया कि वो देखेगा जंगल में कोई घुस ना पाए, और जो घुसा उसको उन्होंने बिहाइंड बार्स कर दिया, उसको जेल की सलाखों के पीछे। तो इस तरीके से फॉरेस्ट सोसाइटी का उन्होंने शोषण किया। सो हाउ देयर वर ऑफन क्लैशेस बिटवीन फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। सो गांधी जी was knowing that this forest society will well fight with Britishers. So they have agitated them. Gandhi ji have agitated, fight for your rights. They are taking your rights, fight for it. And they have very well fought with officers. They oftenly killed officers, whoever is deployed there. So this we will see in this chapter. Light off कर दीजिए. Now, in India, deforestation started many centuries ago, but under colonial rule it became more systematic. Deforestation started at large scale under colonial rule. It was welcome, well planned. ये बहुत प्लान्ड मैनर में डिफॉरेस्टेशन किया गया, ठीक है. सो डिफॉरेस्टेशन वाज डन इन ए वेरी planned and organized manner and extensively.
पूरी तरीके से लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल का मतलब ही होता है एक्सटेंसिव, बड़े स्तर पर पूरे भारत में हुआ। अब देखो, ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट, उन्हें जंगल क्यों चाहिए था? ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। उनको क्या लकड़ी के बड़े बड़े जहाज बनाने थे? पहले जहाज लकड़ी के बनते थे, मेटल के नहीं बनते थे। नीडेड फॉरेस्ट टू बिल्ड शिप्स एंड, ठीक है, रेलवेज, रेलवे ट्रैक भी बनाना था। सो उन्होंने जंगल की लकड़ी को इस तरीके से यूज किया। नाउ दे वर वरीड अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज would destroy forest. Britishers, because they came here only for business purpose. However, they occupied the land and they started their own regulations, imposing their own rules and regulations. So, and these rules and regulations were very harsh. ये बड़े कठिन rules and regulations थे, and it completely destroyed our own system, which we have adopted from many years ago. That is completely destroyed. क्यों? क्योंकि हमारा अपना सिस्टम था। हम अपने पानी के सिस्टम के लिए क्या करते थे? कुल्स बनाते थे, जगह जगह घेर घेर के उसमें पानी इकट्ठा करते थे। जैसे पहाड़ होते हैं तो पहाड़ पे हम लोग क्या कर देते थे? इस तरीके से कटोरे बना देते थे, तो उसमें पानी जब गिरता था तो यहाँ भर जाता था। उन्होंने कहा नो, दिस विल नॉट डू, आई विल मेक डैम, यू कैन नॉट मेक दीज कुल्स। ऐसे जो हमारे इंडिविजुअल सिस्टम थे, लोकल सिस्टम चलते आ रहे थे, तो वो उन्होंने खराब कर दिए सारा जो हमारा पहले से चला रहा था। और जबकि वनवासी सिर्फ जाते थे कुछ लकड़ियां बीनने, उन्होंने कभी जंगल को खराब नहीं किया, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर सोचता था कि ये लोग जा रहे हैं, ये लकड़ी काटेंगे और इन्हें हटाओ। तो वो दे वर फियरिंग दैट वी विल मेक द फॉरेस्ट टू डैमेज। ऐसा उन्होंने ब्रिटिश में भेजा महारानी एलिजाबेथ को कि यहाँ के लोग फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ये लकड़ियाँ काट लेंगे, सब फॉरेस्ट खराब कर देंगे, पहले एक नियम भेजो वहाँ से कि बैनिंग देयर एंट्री इनटू फॉरेस्ट एंड इट इज टोटली बिलोंग्स टू अस। तो ऐसा नियम भेजा गया कि जो जंगल जाएगा। लेकिन अगर आप इस किसी को मान लीजिए, भारत में 3 करोड़ ऐसे आदिवासी थे, पहले तो 70% जनजातियाँ ही थी। असम में अलग प्रकार की जनजाति थी और सब जगह अलग अलग थे। मध्य प्रदेश पूरा जंगली था, तो वहाँ पर अलग प्रकार के जनजातियाँ थी, ठीक है। तो ये जो बिहू समाज है ये पूरा आदिवासी समाज ही था। तो अब इन सब ये जो आदिवासी थे, इनको अगर 2 करोड़ लोगों को बोलोगे तुम जंगल ही नहीं जाओगे, बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो जंगल नहीं जाओगे तो उनके खाने का आपने कुछ इंतजाम किया? वो क्या करेंगे बताओ? उन्होंने न कभी खेती की न कुछ की, और आप यू सिंपली बैन बाय सिंगल लॉ, तो इज इट जस्टिफाइड? तो अब ब्रिटिशर्स वाज फियरिंग, क्या सोच रहे थे वे कि ब्रिटिशर्स फियर दैट, क्या फियर कर रहे थे? दैट द पीपल, जो फॉरेस्ट सोसाइटी है, फॉरेस्ट सोसाइटी आप समझ गए ना, जो उस पर डिपेंड होती है, सोसाइटी विल कट ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। वो ये सोच रहे थे कि ये लोग फॉरेस्ट को खराब करें। सो इस वजह से दे इनवाइटेड ए जर्मन एक्सपर्ट दैट इज डिट्रिच ब्रांडीज for advice and made him the first inspector general of forest of India. तो उन्होंने जो इंस्पेक्टर जनरल, सारे जंगलों का अधिकारी किसे बना दिया? वन विभाग अधिकारी। सो दे इनवाइटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, इनवाइटेड जर्मन एक्सपर्ट that is Dietrich Brandes. Dietrich Brandes and for advice and made him
फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया तो उसको भारत का वन विभाग अधिकारी बना दिया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया. Brandis realized that proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science for conservation. Felling of trees and grazing has to be restricted so that forest could be preserved for timber production. उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ के लोगों को कल्चर बनाना पड़ेगा, उनको साइंस सिखानी पड़ेगी और ग्रेजिंग तो रोकनी पड़ेगी. उनके अब ये जो नोमैड्स थे, जो घुमंतू लोग थे, घुमंतू का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते नहीं थे, तो खाना बदोश लोग, जो ऐसे लोग थे नोमैड, उनको कहते हैं नोमैडिक्स. तो उनको ग्रेजिंग रोकनी पड़ेगी, उनको अपने पशु नहीं चराने देंगे. तो पहले तो वो बैन किया कि ऐसे ग्रेजिंग से हमारे जंगल खराब हो जाएंगे. एंड फॉरेस्ट आर टू बी कन्वर्टेड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन. पिछले सारे पेड़ काटो और टिम्बर उगाओ. टिम्बर मार्ट कहीं दुकान देखी है? लकड़ी की दुकान. टिम्बर का मतलब क्या? लकड़ी समझते हैं? टिम्बर का क्या मतलब है? जहां लकड़ी बिकती है उसको टिम्बर मार्ट कहते हैं. और टिम्बर मर्चेंट किसे कहते हैं? लकड़ी का व्यापारी, है ना. तो इससे अंशिका क्या नुकसान होने वाला था हमारा, मतलब जो वहाँ पे रहते भारत का? अच्छा सर, जैसे जो एनिमल्स से जो ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे, उनको ना वो ग्रेज कर पाएंगे और इससे और भी जैसे जो फॉरेस्ट सोसाइटी था उनका भी नुकसान होता. ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी. इन्होंने बताया कि हमारा जो देश है वो ट्रॉपिकल रीजन में है और हमारी 70% बायोडाइवर्सिटी हमारे फॉरेस्ट में है. ज्यादातर जैव विविधता हमारे फॉरेस्ट में 90 मिलियन इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडास, मिलीपीड्स, सेंटीमीड्स सब वहां रहते हैं. इतना कहीं भी नहीं. और अगर मैं किसी जंगल को काट के सिर्फ टिम्बर उगाड़ने लगूं तो क्या मेरी सारी जैव विविधता खत्म हो जाएगी? हम यहाँ एक चीते के लिए मारामारी कर रहे हैं, वहां तुम जंगल के जंगल साफ करे जा रहे हो. उन जानवरों का क्या होगा जो वहां रहा करते हैं? उन 90 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज का होगा क्या होगा? और भारत की उस जैव विविधता का क्या होगा? तो ये बात आ गई. जैसे उनका इट वाज एट स्टेक, बट ये अब खतरे में थी. हाउएवर इन्होंने, जो जनरल एक्सपर्ट थे डीट्रिच ब्रैंडिस ने, ये नहीं सोचा. ही वाज इन ए माइंड दैट हाउ टू कन्वर्ट फॉरेस्ट टू मेक यूजफुल फॉर टिम्बर प्रोडक्शन. और टिम्बर किसके लिए चाहिए था? क्या शिप बनाने के लिए? क्या रेलवे ट्रैक के लिए चाहिए था? तो इन्होंने ये चीज सोची. सो नाउ ही हैज रेस्ट्रिक्टेड, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया. सो आगे का काम क्या किया? सो ब्रैंडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. बोला जो पढ़े लिखे हैं भारतीय लोग, वो लोग वन विभाग की नौकरी करें. सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ऐसा उन्होंने कब शुरू किया? इन 1864 फॉरेस्ट सर्विस. जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, 10th पास हैं, उनको 60 पैसे प्रति महीने मिलेंगे. 60 पैसा पर मंथ एट सच ए हाई एंड लर्क सैलरी. 60 पैसा दे रहा था उसको, प्रति महीने देंगे और नौकरी करो. और साथ में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी लगा दिया एंड इनेबल्ड, ठीक है, और लागू कर दिया, imposed इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, कि अब जो इस कानून को तोड़ेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वो कब लगा दिया? इन 1865 में. अब यहाँ 3 ये 2 डेट्स
जानने वाली हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज कब शुरू की और फॉरेस्ट एक्ट कब लगाया, और फर्स्ट फॉरेस्ट जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ड्यूट्रिच ब्रांडिश। अच्छा, 1864 में क्या हुआ? उनको फॉरेस्ट की नौकरी दी, मतलब और 1865 में क्या हुआ? फॉरेस्ट एक्ट लगाया। अच्छा, अब आगे देखें। नाउ इन 1865 आगे क्या हुआ? 1878, इससे 13 साल बाद पहला अमेंडमेंट किया गया। इन 1878, 13 साल बाद फर्स्ट अमेंडमेंट इन एक्ट वॉज डन, उसमें सुधार भी किए जाने लगे। ये डायनेमिक एक्ट था। एंड देन उसके बाद आप देखिए कि 49 इयर्स के बाद फिर से सुधार हुआ। एंड इन 1929, पहले 13 साल बाद सुधार, फिर 49 इयर्स के बाद सुधार। 19 इयर्स के बाद यानी फिर से सेकंड अमेंडमेंट वाज डन। किसमें? इन फॉरेस्ट एक्ट वाज डन। तो कृषि मतलब ये जो है वन विभाग के कानूनों में सुधार किया गया। इन 1878 डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। यहां पर देखो इस सुधार में क्या हुआ? जंगल 3 तरीके के थे। एक में तुम जा सकते हो, हैं? सर यहाँ पे तो 1927 लिखा है। 1927 ये कितना हुआ? 27 लिखा, तभी मिलकर 49 ईयर होगा। 22 साल और 27 साल कितना होगा? 29 ईयर, ठीक है। तो इन 1878 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में क्या किया गया? फॉरेस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फॉरेस्ट बोलो एकलव्य, कौन सी 3 कैटेगरीज थी? कियानी बोलो। Sir, in 1878 amendment, forest was divided into 3 categories that are reserve forest, protected forest, and village forest. रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, यही एकलव्य ने भी बताया। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अब जरा देखो, सो द बेस्ट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट का एकलव्य कुछ मतलब बताओ, थोड़ा सा बताओ, क्या हो सकता है? मतलब उसमें वो फॉरेस्ट के मतलब टिम्बर मतलब बचा के रख। इट इज वेरी करेक्ट। बोलो अंशिका। सर इसमें मतलब रिजर्व हो, जैसे ब्रिटिशर्स के लिए वो रिजर्व हो या किसी चीज। ये करेक्ट है, बोलो। सर ये विलेजर्स इसे न कॉमन पर्पसेस के लिए रिजर्व फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते थे, और वो बस ब्रिटिश के लिए इस्तेमाल थे, यानी टिम्बर फॉर रेलवे। बात क्लियर हो गई? तो जैसा कि एकलव्य ने बताया कि ब्रिटिशर ये विल इट द एंट्री ऑफ विलेजर्स वाज टोटली बैंड इन इट। ये पूरी तरीके से प्रिस्टाइन फॉर्म में थे, ये अपने शुद्ध रूप में, मूर्त रूप में विद्यमान थे। सो द टोटल एंट्री ऑफ विलेजर्स वाज बैंड। जैसे जंगल होते हैं, मोगली का जंगल वैसा। सो द एंट्री ऑफ, जंगल बुक में देखो कितना सुंदर जंगल दिखाया, किसी ने देखा 3D पिक्चर जंगल? कितना अच्छा ऐसा जंगल, तो सोचने में। द एंट्री ऑफ विलेजर्स वाज टोटली बैंड। किसमें बैंड था बताओ?
बैंड इन रिजर्व फॉरेस्ट। धीरे धीरे कैटेगरी डाउन होगी ना। सबसे नंबर 1 का जंगल कौन था? इन रिजर्व फॉरेस्ट। और दूसरी श्रेणी में कौन से आते थे? नाउ उसमें नहीं जा सकते थे। दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। जबकि दूसरे कौन से थे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से थे? सो इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट they can enter for their daily needs। अपने डेली नीड्स के लिए इंटर कर सकते थे अंडर परमिशन। उनको कौन परमिशन देगा कि तुम हमारे जंगलों में आओ, लकड़ी लो, लेकिन हमारे जंगल के लिए काम करके भी जाओ। लकड़ी ले जाओ, काम भी करो थोड़ा। वो वहाँ का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, कहना अच्छा लकड़ी लेने आओ, अच्छा ठीक है, वो एरिया साफ कर देना और वो लकड़ियाँ उकड़ियाँ हटा देना, तो ठीक है गट्ठर ले जाओ। इतना काम करवा लेगा उनसे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में तुमसे काम कराएगा, तब तुम्हें लकड़ी देगा। समझ आई बात कि नहीं? तो इसलिए डेली नीड्स में जा सकते थे। दे कैन इंटर फॉर देयर डेली नीड्स अंडर परमिशन। कब जा सकते थे? अंडर परमिशन। और तीसरी चीज थी विलेज फॉरेस्ट। इट वाज टोटली अंडर सुपरविजन ऑफ विलेजर्स। वो जंगल, वो वहां के गांव वासी देखते थे, उसमें फॉरेस्ट अफसर नहीं जाता था। लेकिन पहली 2 कैटेगरी किसके अंडर में थी? ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में थी। उसमें वो अफसर रहेगा, तुम उससे पूछ के जाओ। तीसरे में ये तुम्हारा है, तुम लोग इसकी देख रहे। तो अब यहां पर क्या था कि हो सकता है कि उसी जंगल में जो सबसे घटिया जंगल था उसको दे दिया गया वो विलेज फॉरेस्ट। कहता है इतना विलेज है, इतना प्रोटेक्टेड है और इतना प्रिस्टाइन है। एक ही में भी 3 कैटेगरी बना सकती है, ऐसे नहीं है। तुम रह रहे हो ठीक है, यहाँ रह रहे हो, इतना तुम्हारा, इतने में आओ जाओ, लेकिन वो सबसे घटिया क्षेत्र होगा जो दिया जाए, और उससे थोड़ा सा अच्छा होगा, नदी के आसपास होगा तो प्रोटेक्टेड है कि तुमसे काम भी ले लेंगे, तुम्हें थोड़ा बहुत दे देंगे। और जो सबसे अच्छा होगा घना, वहां नहीं जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये चीज हो गई देयर परमिशन। एंड विलेज फॉरेस्ट इज टोटली अंडर सुपरविजन ऑफ, ठीक है। हाउएवर इन विलेज फॉरेस्ट no permission is needed, was needed to enter। कोई परमिशन की जरूरत नहीं, इसमें आप आ जा सकते। इस तरीके से बनाया गया। लेकिन बाद में जब इन्हीं रिजर्व फॉरेस्ट में ये जाने लगे, नंबर 1 की कैटेगरी कौन सी थी बताओ? और नंबर 2 की, और ये नंबर 3 की थी। अब उन्होंने बोला कि जब वो जाने लगे तो उनको शेर खा गया। ब्रिटिशर्स गए लकड़ी लगाने या वहां पर अपनी मशीनों से, तो शेर खा गया। बोले जो एक दिन में 13 शेर मारेगा उसको सर की उपाधि देंगे। फिर तो राजा लोग वहां पहुंचे, भारत में राजा भी थे ना, बोले हमने 13 चीते मारे, 14। उन्हें मालूम नहीं था ये ब्रिटिशर्स के लिए वो कर रहे हैं। तो वो जंगल में जाके चीते मारते थे, उनको वो सर की, कैप्टन की उपाधि दे देते थे। अब जब सब चीते मर गए, आप खूब जंगल को आराम से वो काटने लगे। ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने चीते मारने के लिए बोल दिया, उन्होंने बोला राजाओं से कि तुम चीते मारो, तुमको कैप्टन की उपाधि दे कि लोगन ले जाओ उनसे। समझ में आई बात की नहीं? अब देखिए, द फॉरेस्ट एक्ट मेड द लाइफ ऑफ विलेजर्स वेरी टफ। फॉरेस्ट एक्ट, ये जो नियम आए, मेड द लाइफ ऑफ विलेजर्स वेरी टफ। क्यों टफ हो गई अभिषेक बताओ? फॉरेस्ट एक्ट आने से उनकी लाइफ कैसे टफ हो गई? फॉरेस्ट में वो जा नहीं पा रहे थे, अपने पशुओं की ग्रेजिंग नहीं करा पा रहे थे, टोटली डिपेंड थे सर। और हमारे यहाँ अभी तो आप समझिए अभी भी 30%
जो है शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, लेकिन उस समय इनकी संख्या 50% तक हुआ करती थी और कहीं कहीं तो 80% से ऊपर थी, जैसे मध्य प्रदेश। तो पूरी तरीके से वन समाज ही सब जगह रहता था और ऐसा कोई जगह नहीं था कि जहाँ पर ये फॉरेस्ट सोसाइटी ना रहती हो। भारत के हर हिस्से में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट सोसाइटी रहती थी और असम में तो जो गुवाहाटी था, अंग्रेजों ने इनसे जीत लिया था, फिर बाद में वन विभाग ने अंग्रेजों से जीत लिया था, इतना भी डोमिनेटिंग था। तो हाँ, तो इनके पास हर तरीके का हथियार थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को जीत के उनसे तोपें तक ले ली थी और 2 बार मुगल को भी हराया। हाँ? उधर नहीं जा हाँ, बाढ़ की वजह ये चीज है। हाँ, इसीलिए ब्रिटिशर्स उधर जा ही नहीं पाए थे, सिर्फ इन्हीं वनवासियों की वजह से, नहीं तो और आगे तक चले जाते थे। Now, अब देखिए, after the act was enforced, all their routine activities, grazing, hunting, become illegal. After this act, their daily activities like grazing नहीं करा पा रहे थे, हंटिंग का मतलब पोचिंग होता है। यस सर, इलीगल हंटिंग became illegal यानी जो शिकार करना और घास चराना, हाँ कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हाँ वो सब भी सब पूरा बंद हो गया था। मेडिसिन, फ्रूट्स, ये सारा भी। नाउ इफ दे वर कॉट देन they have to give bribes to forest guards. If they were caught, अगर वो पकड़े जाते थे, ठीक है, while collecting woods, wood, they have to give bribe to officials, उन्हें घूस देनी पड़ती थी। Shifting cultivation was a traditional agricultural practice in many part of Asia. अब एक जो साउथ इंडिया की कौन सी पिक्चर आई थी जिसमें वो हाँ RRR, तो उसमें वो दिखाया गया है वो उन्हीं ब्रिटिशर्स से ही लड़ रहा है कि ठीक है हम चलते हैं, हमारा जंगल है, वो कैसे मना करेंगे, चलो हम मार देंगे, देखेंगे। तो वो वहाँ का हीरो बन गया, है ना। हाँ वही पुष्पा वाली। हाँ वही। Shifting cultivation was traditional agriculture practice in many parts of Asia including India. यानी हम लोग क्या करते थे, कल्टीवेशन शिफ्ट करते थे। जैसे आज यहाँ खेती कर ली तो इस जमीन को छोड़ देंगे, बार बार नहीं करेंगे, फिर इसको कहेंगे कि जिससे सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर ले, दूसरी जगह करेंगे तब तक ये 6 महीने में इसमें फिर से सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। हम ये नहीं कि इसी में उगाते रहें, तो एक बार यहाँ की, फिर एक बार हमने 5 किलोमीटर आगे की, फिर 5 किलोमीटर, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थोड़ा थोड़ा आगे करेंगे, सब कुछ ले जाके वहाँ टेंट गाड़ लेंगे। तो ये हमारी शुरू से प्रैक्टिस रही है, जिससे ज़मीन खराब ना होने पाए। तो ये हमारी प्रैक्टिस रही है। नाउ और यूरोपियन फॉरेस्ट डिड नॉट लाइक दिस प्रैक्टिस। इससे वो कहते थे कि तुम यहीं हो, यहीं रहो, फिर हम तुम्हें आइडेंटिफाई क्या कर पाएंगे, तुम पता नहीं सही आदमी हो कि पता नहीं तुम लोग यहाँ कहाँ से आ गए। मतलब वो चाहते थे कि भारत के हर लोग को लोकेट कर सकें। तो अगर तुम घूमते फिरते रहोगे देन यू आर सस्पिशियस, तुम घूम फिर रहे हो, तुम चोर डकैत। सर वो टैक्सेस भी लगाते थे ना उन पर। हाँ तो टैक्सेस इसीलिए लगाया क्योंकि दे वांट टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई ईच ऑफ इंडियन, एंड इफ यू आर मूविंग हियर एंड देयर फॉर योर लिवलीहुड देन यू आर सस्पिशियस। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आगे, वहाँ थे तुम। अब तुम अलग अलग राज्यों में एंट्री करते रहोगे तो ब्रिटिशर्स के लिए क्या कानून प्रोमलगेट करना आसान हो पाएगा?
तो इसलिए वो पसंद नहीं करते थे ऐसा करना, जबकि ये हमारी शुरू से ये रिवाज रहा है. इट वॉज अंडर ट्रेडिशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन टू सेव अवर लैंड. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सो they were thinking, if these people continue to shift their cultivation from one place to other, then that place cannot be used for growing timber. भाई तुमने यहाँ खेती की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ की, तुम 10 जगह खेती कर रहे, पूरी जमीन में. अब जंगल कहाँ हुआ है? टिम्बर तो 30 साल में उगता है, और तुम यहाँ, अरे एक ही जगह करो ना, बाकी में तो हमें टिम्बर उगाने दो. ब्रिटिशर्स कहते हैं तुम इतने में खेती करो, पूरे में करोगे तो हम टिम्बर कहाँ उगाएंगे, हमारा इतना टिम्बर होगा तुम उखाड़ के खेती करने लग जाओ, टिम्बर ही नहीं बढ़ने दोगे हमारा. टिम्बर तो लकड़ी के लिए होता है, 1-2 साल तो लगते नहीं है, 30 साल में होता है. लेकिन जिसका टिम्बर हो जाता है फिर वो तो करोड़ों का मालिक होता है. लोग आजकल टिम्बर उगा रहे हैं अपनी जगह, छोड़ दिया एक बार लगा के फाइन, और टिम्बर से ही साकू की लवा. टीक वुड है, शिकारे पानी में 100 साल से पड़े हैं, मजाल है दीमक लग जाए. श्रीनगर की डल झील में एक टर्माइट नहीं लगता, ऐसी लकड़ी है, कुछ नहीं होता, आराम से लोग जाते हैं, आनंद उठाते हैं, पानी में डोल रहे हैं, और मॉइस्चर लग जाए, ये होती है लकड़ी. तो टीक वुड की लकड़ी, तो समझ में आ गया कि नहीं. पूरा ताजमहल लकड़ी के प्लैंक पे खड़ा है, वो प्लैंक बालू पे खड़ी. ताजमहल की नींव लकड़ी की है, और मजाल है कुछ हो गया. लाल किला के ऊपर जो उसकी छत है उसमें लकड़ी की इतनी मोटी मोटी भी, जाके देखो दूसरे खंड में, इसी वजह से ठंडक. तो इस तरीके से लकड़ियों का इस्तेमाल बड़े बड़े किलों के बनाने में होता है. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन was not liked by Britishers because in this case they cannot grow timber. जब यहाँ से वहाँ जाओगे तो टिम्बर कहाँ उगाएंगे, तुम तो घूमते ही रहोगे, और थोड़े मोड़े पौधे मिले वो ब्रिटिशर्स ने लगाओगे, तुम तो काट दोगे सब, है कि नहीं. तो इसलिए उन्हें ये पसंद नहीं. सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन was not liked by Britishers as they cannot grow timber. In such cases, so they want to confine nomads into a particular place. इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्होंने दूसरा बहाना लगाया कि हम तुमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए तुम एक जगह रहो. उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें लकड़ी उगानी. अब देखिए, तो इसलिए आगे क्या हुआ कि उन्होंने ये भी सोचा, इफ दे आर यूजिंग दैट लैंड फॉर कल्टीवेशन देन इट विल बिकम लेस फर्टाइल एंड नाउ टिम्बर कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस केसेस. आल्सो देयर वाज प्रैक्टिस दैट बिफोर लीविंग द फील्ड द ग्राउंड वाज नॉट मल्च्ड, इट वाज बर्न्ट इनटू एशेस. उसको वो लोग मल्चिंग नहीं करते थे कि उसी में जमीन में कुदाल चला के सारा जो बचा हुआ पराली है उसी में डाल दें, वो उसमें आग लगा देते थे. तो अब फॉरेस्ट ऑफिशियल सोचते थे अगर इसमें आग लगा रहे हैं तो बगल में हमारा टिम्बर है वो कहीं ना जल जाए पूरा जंगल. तो वो ये पसंद नहीं करते थे कि तुम लोग आग लगाने वाली तो प्रैक्टिस छोड़ो भाई, अब तुम फसल उगाने के बाद आग लगाओगे, वो आग हमारे जंगल में फैल गई तो सारा हमारा मिट्टी में हो जाएगा. तो दे डू नॉट वांट दिस प्रैक्टिस. जबकि किसान जानते थे या वनवासी जानते थे कि यहाँ अगर हम आग लगा देंगे तो ये फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं. सो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस थी, जो नोमैड्स थे, दे आफ्टर वन क्रॉप, जब उसका क्या हो सकता था, आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, देन दे उसको क्या करते थे, बर्न द रिमेन्स. hunting poaching became illegal. अब देखो, so now forest society,
क्या करती थी? Forest society burn the remains after harvesting. So this was कल्टीवेशन के ऊपर गिविंग ब्राइड, घूस देनी पड़ती थी, गिविंग ब्राइड टू ऑफिशियल्स। तो इसलिए ये भी चीज थी। फॉरेस्ट इसके अलावा द फॉरेस्ट लॉ ऑल्सो डिप्राइव पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट एनिमल्स लाइक डियर, बट द सेम टाइम हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम द स्पोर्ट। उन्होंने फॉरेस्ट सोसाइटी ने डियर की हंटिंग पे तो रोक लगा दी थी, लेकिन बिग एनिमल्स की हंटिंग पे रोक नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उससे उनको फायदा होता था, जैसे टाइगर की हंटिंग पे। तो हमारे यहाँ जो टाइगर्स कम हुए, एक समय में हमारे यहाँ बहुत सारे टाइगर्स थे, लेकिन वो बताओ क्यों कम हो गए? हंटिंग। ठीक है, सो क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया इस चीज को, तो बिग एनिमल्स की हंटिंग पे कोई वो नहीं था ना। अब जरा देखें कि hunting of small animals like deer was illegal, declared illegal. But British government awarded the person hunting wild animals, but Britishers gave award to those who hunted wild animals. ठीक है, अब जरा देखें, जैसे लेपर्ड को मार दिया या किसी और को, टाइगर्स को, तो उनको वो देती थी। Now, forest community of India and the world rebelled against the changes they were imposed on them. ये एक इस तरीके से the forest community rebelled का मतलब क्या है? विरोध किया। The Britishers for all these acts. Forest community rebelled for the act imposed on them. मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है बस्तर, तो बस्तर में ऐसी घटना हुई। So one such rebellion took place in Kingdom of Bastar 1910 is worth mentioning. So in 1910 an incident took place इन किंगडम ऑफ बस्तर। आप समझ सकते हो कि जो वनवासी थे उनके भी समाज थे। उन्होंने एक अधिकारी बना रखा था, उसके अंदर में 70 जंगल होते थे, ऐसे 70 गांव होते थे, फिर 70 में 14 करके उस अलग अलग बांट रखे थे। तो जैसे हमारे यहाँ सरपंच टाइप होते हैं ना, तो ऐसे उनके यहाँ भी सरपंच महासरपंच टाइप हुआ करते। हाँ, हर जगह जो उनका साम्राज्य था सब जगह एक ही जैसा चल रहा। तो अब इंसिडेंट टुक प्लेस इन बस्तर, किंगडम ऑफ बस्तर।
बस्तर एमपी में है। देखिए, the people of Bastar were worried when the colonial government proposed to reserve 2/3 of forest in 1905 and stop shifting cultivation. So Britishers, अब देखो, as now Britishers reserve वहां की उन्होंने 2/3 लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया। 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट, और वहां बैन कर दी। वो तो किंगडम है, वहां तुम वहीं के जंगलों में लोगों की एंट्री बैन कर रहे हो। 2/3 फॉरेस्ट को तुमने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया है, तो क्या हुआ? Now, so they have tolerated it for 5 years. Britishers reserved 2/3 forest as reserve forest कब किया? In 1905 में कर दिया था। 5 साल तक तो वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं, फिर उनका टॉलरेंस जवाब दे गया। So they had tolerated थोड़े दिनों तक तो टॉलरेट किया, बट अल्टीमेटली दिस इम्पोजिशन जो उनके ऊपर ये बाध्यता थी, फॉर फ्यू इयर्स तक तो किया, बट देन उसके बाद क्या किया? The houses of officials, traders, police stations were burnt and looted. उसके बाद उन्होंने जितने वन विभाग के अधिकारी थे सबके घर जला दिए। जिन लोगों ने लकड़ियां खरीदी, ट्रेडर्स के घर जला, पुलिस स्टेशन, सो ठीक है, they had burned houses of पुलिस ऑफिशियल्स के घर जला दिए। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन, हाउसेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स के घर जला दिए जो लकड़ी ले जाते थे, एंड लूटेड पुलिस स्टेशन को लूट लिया। ठीक है, bazaars were also looted. The British sent troops to suppress the rebellion, and it took 3 months for them to control. So, and the work of reservation was temporarily suspended. 3 महीने बाद, 3 महीने तक ब्रिटिशर्स को लगा कि उनको कंट्रोल करने में, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है, तुम लोग यूज करो। It took 3 months. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बस्तर की घटना पे देखो, इट टुक 3 months टू कंट्रोल द रिबेलियन, एंड अल्टीमेटली द एक्ट वाज टेकन बैक, एंड अल्टीमेटली द एक्ट वाज, वो आदेश वापस ले लिया। एक्ट का मतलब क्या होता है? आदेश, सरकारी आदेश। और रिबेलियन का मतलब आंदोलनकारी। Now, the story of Indonesia was same under colonial power. इंडोनेशिया में उस समय डच लोगों का अधिकार। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। नॉर्वे में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती, जो स्वीडन के बराबर। ये बहुत अच्छा था। तो इन्होंने कहा रशिया ने पोलैंड पे अधिकार कर रखा है। रशिया के बगल में पोलैंड, ये देखो, तो ये है, ठीक है। अब ये देखिए,
ये बहुत अच्छा होता है। ये देखो, ये जापान है, यस सर। ये रशिया है, और ये कौन सा वो पहाड़ है जो यूरल, तो यूरल माउंटेन है जो किसको किसको अलग करता है, रशिया और यूरोप को। ये रशिया हो गई। अब ये देखिए, जो ये इन्होंने बताया कि ये पोलैंड है, ये बहुत बड़ी बात है। ये यूनाइटेड किंगडम, अच्छा इसके ऊपर ये नॉर्वे है। नॉर्वे में क्या होता है, 6 महीने दिन 6 महीने रात, यस सर। और उसके नीचे क्या है, स्वीडन, फिनलैंड, और फिर फिनलैंड। दुनिया के 3 सबसे खुश नसीब देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड सर। अब नीदरलैंड कहीं आप, सर और नीदरलैंड के लोगों को क्या कहा जाता था, डच, डच। तो ये बताओ ये क्या है, इंडोनेशिया, और यहाँ पर किसका शासन था, डच, डच का। यहाँ पर इंडिया में किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। गोवा में किसका शासन था, सर पोर्टुगल्स का, पोर्तुगीज, स्पेन का। तो ये स्पेन देखो, पोर्तुगीज, ये स्पेन है। यहाँ पे क्या है, इटली, यस सर। और यहाँ पे क्या है, ग्रीस। ग्रीस यानी यूनान। ये अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया। तो यहाँ पर आप देख लें कि स्पेन के नागरिकों को क्या कहते हैं, पोर्तुगीज, पुर्तगाली, पोर्तुगीज। उनका कहाँ शासन था, गोवा। भारत ने गोवा को कब आजाद कराया, 1960। तो मतलब बाद में आजाद हुआ। तो इस तरीके से भारत में कई लोगों की, फ्रेंच की भी कॉलोनी थी, डलहौजी की भी, ब्रिटिशर्स की भी रही, और पोर्तुगीज की भी रही। तो हम बात कर रहे हैं डच की। डच कहाँ के निवासी थे, हर चीज तो इतना दिमाग बचा के कहा लिया। चलो, now one such Java in Indonesia. So, अब देखो जावा इन इंडोनेशिया। देखो सुन लो, सम्राट अशोक ने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इन सब जगह बौद्ध धर्म की स्थापना की। जकार्ता, तो जावा कहाँ, जकार्ता, हर चीज जाननी चाहिए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, बड़ी बात है, इंडोनेशिया में है जकार्ता। सही बताएं, जकार्ता वहाँ की राजधानी कैपिटल। और जावा और बोर्नियो ये सब इंडोनेशिया में। तो यहाँ एक इंडोनेशिया का जावा है जो सबसे बड़ा जंगल है। समझो 13 साल तक अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ लड़ाई की, लेकिन इन जंगलों की वजह से वो इतनी मार खाया कि 13 साल में सबसे बड़ा नुकसान झेल के भाग गया। फिर उसने जिंदगी में कोई दूसरी लड़ाई नहीं की, आज इसलिए वो सबसे ऊपर है। उसने इंडोनेशिया से हारने के बाद फिर कहीं लड़ाई नहीं की, बोला कहीं जाके लड़ाई ही नहीं करनी। एक ही लड़ाई की, उसमें भी हार गया। अब आप देखिए, अफगानिस्तान में भी तो लड़ता रहा 30 साल से, लेकिन उसके हाथ क्या लगा, पैसा लगाया, कुछ नहीं लगा। अंत में भगा दिया उन लोगों ने कि 1 हफ्ते के अंदर इस एयरपोर्ट से भी भागो। पहले सब एयरपोर्ट में आओ, भागो यहाँ से, जहाज ला के जल्दी। वो अपने सारे वेपन तक छोड़ के भाग गए अफगानिस्तान। अब लेकिन ऐसी बात नहीं कि वेपन छोड़ के गलती में जल्दी में भागे, वो इसलिए छोड़े कि आतंकवादियों के हाथ लग जाए और ये जो एशिया है और इंडिया है, इस एरिया में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। आप बहुत चालाक लोग हैं, भागने वेपन नहीं तो कोई छोड़ के भागता है।
सब छोड़ दिया कि तुम लोग ले लो उसको, मारो। तो जावा इन इंडोनेशिया में भी कौन सा रूल लगा दिया गया? यही फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया, ठीक है। वॉज मैनेज्ड, ठीक है, इन इंडोनेशिया वाज अंडर डच, ये डच के अंडर में था, ठीक है, नीदरलैंड के। दे स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट देयर, they started forest management there। यहाँ पर जब आप 10th में जाओगे तो देखोगे कि इंडोनेशिया के जंगलों के में कैसे हाथियों के द्वारा लकड़ी को उठा के नदियों में बहाया गया है। तो आप वहाँ के जो भित्ति चित्र देखोगे, दीवारों पर बने हुए चित्र जो वाल पे नहीं होते हैं, उसमें भी देखोगे हाथियों को लकड़ी उठाए दिखाया गया। ये वहाँ की बहुत गौरवशाली गाथा ही है। सो दैट इज दे स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट देयर, ठीक है। अब आगे देखें, एंड एज दे वांटेड टू ग्रो टिम्बर फॉर शिप्स, वो शिप बनाना चाहते थे। अब आगे देखो, तो वहां की एक कम्युनिटी थी कलंग, तो उसने क्या किया? सो दे वर ऑल्सो सो देयर वाज ए फॉरेस्ट कम्युनिटी known as Kalang। कलंग्स, वो ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, तो वहां की एक कम्युनिटी थी कलंग्स। सो दे ट्राई टू मेक कलंग्स वर्क अंडर देम। तो उन्होंने, वो चाहते थे कि जो कलंग्स थे वो उनके अंडर में काम करें, लेकिन उन्होंने तो रिबेलियन कर दिया कि हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे। डच ट्राइड कलंग्स टू वर्क अंडर देम। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, कलंग रजिस्टर्ड एंड जो कलंग्स थे रजिस्टर्ड, वो इस चीज को विरोध किया, रजिस्टर्ड, बट फाइनली वर सप्रेस्ड, लेकिन उनको जो है बाद में दबा दिया गया। सप्रेस्ड देयर रिबेलियन, बट फाइनली देयर रिबेलियन, उनके विद्रोह को दबा दिया गया। क्या वॉज डच ट्राइड कलंग्स टू वर्क अंडर देम। डच ने क्या चाहा कि कलंग उनके अंदर में काम करें। डच ने ट्राई किया, क्या किया बोलो? नीदरलैंड के लोगों ने, कि वहां के वनवासी कलंग लोग उनके अंदर में काम करें। डच ट्राइड दैट कलंग शुड वर्क अंडर देम। डच ने क्या ट्राई किया? दैट कलंग शुड वर्क अंडर देम, बट फिर देयर रिबेलियन वाज सप्रेस्ड। तो एक ये भी इसमें बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, डच ऑल्सो इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ। उन्होंने और भी, जैसे विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट ए परमिट और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स कैटल, उन्होंने उनको लकड़ी ले जाने से मना किया। कलंग पे कई तरीके से उन्होंने लॉ इम्पोज किए। This enraged them. They became ready to protest under the leadership of Suron Tiko Samin of Rendablating village। तो वहां पर एक उनकी लीडरशिप थी टीक फॉरेस्ट।
सामिन बिकेम क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने कहा ये फॉरेस्ट भगवान की देन है और ये कोई डच की नहीं है, हम सब जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। सामिन ने ये बात कही, मतलब उनका एक लीडर था। तो पहले तो उनको सप्रेस किया गया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना मुद्दा उठाया और सामिन एक लीडर था तो उसके अंदर में फिर ये बात उठाई। तो उसने कहा सामिन ने कि ये भगवान की जमीन है, जंगल किसका होता है, भगवान का, ये किसी का दिया नहीं है और कोई हमें जाने से रोक नहीं सकता। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट had not created the wind, water and earth and wood। उसने कहा कि राज्य ने न हवा बनाई है, न धरती बनाई है, न जंगल बनाया, ये भगवान ने बनाया है, ऐसे बोल दिया उसने। तो so it could not own it। Soon a widespread movement developed, the Saminist protest by lying down on their land when Dutch came to survey it। और सभी लोग थे वो जमीन में लेट गए जब डच लोग अपने घोड़ों से जंगल का सर्वे करने आए तो घोड़ों ने अपने अगले पैर उठा लिए, वो लेटे हुए लोगों के ऊपर चलना नहीं चाहते, वो जमीन पे लेट गए, अब घोड़े आगे बढ़ ही नहीं पाए। The two world wars have a major impact on forest। इसके बाद क्या हुआ, तो अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि उनका मैटर समाप्त नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ चिपको आंदोलन नहीं हुआ कि मुगल राजा ने भेजा कि हमको लकड़ी चाहिए, हमको लाल किला बनवाना है, तो यहाँ पर ये आए थे जहाँ पे सलमान खान गया था लेने के काले हिरन का शिकार करने के ना, राजस्थान में। यहाँ पर लोग जंगलों से और पशुओं से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम, वो कौन सी देवी थी, केजरी विलेज के लोग है ना, केजरी, तो केजरी के जंगलों में तो एक ने बोला कि तुम्हें लकड़ी काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा, हम चिपक गए। तो लेकिन मुगल थे, उनको बादशाह का आदेश मानना था, उन्होंने उसका सर धड़क से अलग कर दिया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, 365 लोग लगातार मारे गए। फिर ये बात जब अकबर ने सुनी कि इतने लोगों ने एक पेड़ नहीं कटने दिया, उसी पे चिपकते चले गए, तो लोग फिर उसी को मारते गए। तो उसने कहा नहीं, हमें नहीं काटने की लकड़ी। उसने कहा कि तुम अपनी जंगल को संभालो, हमें तुम्हारी लकड़ी नहीं चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, कलंक्स अंडर, जो कलंक्स थे ना, एक कलंक पिक्चर भी आई थी, उसकी हीरोइन कौन थी, आलिया भट्ट। तो कलंक्स अगेन स्टार्टेड। तो अब उसने ये बताया कलंक ने किसके अंडर में ही बनाया, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरोनतिको सामिन। सुरोनतिको सामिन। तो उसने क्या बताया सामिन ने कि ये वरुण किसका बनाया हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ है, बताया कि नहीं। सो सामिन, उसने who imposed, who began questioning on ownership of land, ownership of land कि कौन इस जंगल का मालिक है, ownership of land। He stated that wind, water, earth and wood was made by God। उसने क्या बात बोली कि किसने बनाया है, he stated that earth, water, wind and wood, चार चीजें बताई, is made by God। So there is no right of state on it। इसलिए किसी भी राज्य का इस पर अधिकार नहीं हो सकता। So state has
नो राइट। सर नाम में सुरोंतिको सामिन, सुरोंतिको। अब देखो ये प्रोटेस्टर्स, when Dutch came to survey the land, the protesters laid on ground and Dutch could not move ahead. When Dutch came to survey the land, तो जब वो आए तो protesters laid on ground and could not बात समझ में आ गई? वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए, द टू वर्ल्ड वॉर हैज ए मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट इन इंडिया, वर्किंग प्लान्स वर अबेंडन्ड। अब जब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो फिर जंगलों से लकड़ी काटना और ट्रेन बनाना थोड़ी ना होगा, फिर भारत का सहयोग चाहिए कि भाई अब वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ब्रिटिश हार रहा है वहाँ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में मतलब क्या हुआ कि शुरू में ब्रिटिशर्स हारे थे, तो उन्होंने भारत के, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1918 में, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, तो भारतीयों को भेजा गया यहाँ से भर भर के कि जाओ, है ना, लड़ाई करो। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए थे, 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे भारत के, तो उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, उन सब के नाम खुद है, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया है, उसमें नाम। तो इस तरीके से सो एट दैट टाइम फॉरेस्ट एक्ट वाज अबेंडन्ड, फिर छोड़ दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज टू मीट ब्रिटिशर्स वार नीड। उस समय जो लकड़ी काटी जाती थी अब वो रेल के लिए नहीं होती थी, वो वार नीड को थे, मतलब जंगल की वो जो लड़ाई की जरूरत पूरी करने के लिए उस समय। अब वार नीड्स में भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते होंगे जो लकड़ी के बनते होंगे, राइफल बनती होंगी या कुछ बनते होंगे, यानी कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा टिम्बर से, तो वो वार नीड के लिए इस्तेमाल होने लगा। इन जावा द डच डिस्ट्रॉयज द सॉ मिल्स, बर्न्ट ह्यूज स्प्लाइस ऑफ giant tree. Soon after the Japanese begin to exploit their forests recklessly for their own war industries. जावा में डच ने कहा कि जब तुम हमको नहीं दोगे तो हम तुम्हारे जंगल जला देंगे, सारे जंगल जला दिए। डच लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे ना, तो उन्होंने छोड़ने से पहले उनके जंगलों में क्या लगा दी, लेकिन बाद में उसी जगह पे जापानी चले आए, और जापानीज ने फिर वहां पर इंडोनेशिया में जमकर धूम मचाई और सारे जंगल मतलब सारी दुनिया में सबसे खराब आर्मी किसकी थी मालूम है? जापानीज आर्मी जब रशिया में गई तो रशिया में जार का शासन था, तो जार से लोग इतना तंग थे, वो ऐसा निरंकुश था, इट वाज एब्सोल्यूट मोनार्की। वहां के लोगों ने कहा आइए आइए जापानीज को, जब थोड़े ही जापान थे, हमने दिखाया कि नहीं, अब हमें इस राजा से निजात दिलाइए। और जब जापानी इंटर कर गए, उन्होंने रूस जीता, चीन जीत लिया, और फिर वहां के लोगों को ऐसे मारा जैसे 100 मील पे बांध बांध के नहीं होता, जैसे गन्ने की वो की जाती है, ऐसे कैसे मारना है, मतलब कई कई तरीके से मारा, और बहुत लोग मारे, चाइना में बहुत लोग मारे। जापानी ऑफिशियल ने सबसे क्रूरता दिखाई और वहां की स्त्रियों के लिए ब्रॉथल्स खोल दिए, वो जो वेश्यालय नहीं होते हैं वो खोल डाले। तो फिर लास्ट में अमेरिका ने जब सारी दुनिया तंग आ गई, 2 बम गिराए। अब उसने बोला कि हिरोशिमा और नागासाकी, बोला तुम आर्मी नहीं रखोगे, सब कुछ रखोगे, आर्मी नहीं रखोगे। आज तक जापान आर्मी नहीं रख पाया, एक आदमी नहीं रहेगा तुम्हारी सेना। तो उसने कहा जब हमें आर्मी रखनी नहीं तो तरक्की करो, आज वहां फिर दिन दुगने तक बोला हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे लेकिन तुम आर्मी नहीं रखोगे, बड़े क्रूर हो। तो इसीलिए कहा जाता है वो बहुत क्रूर आर्मी, सबसे क्रूर। और फिर जब आर्मी में ही तो हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, उसको आर्मी रखनी नहीं, वो खूब तरक्की किए जा रहा है।
बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब देखो, सो now, so the two world wars have major impact on forest management of India, on forest management. अभी बता रहे हैं उसी के आगे इंडिया, ठीक है। नाउ टीक वुड was used to make to supply army needs. नाउ जो टीक की लकड़ी थी यानी सांगवान, ठीक है, टीक वुड was used to fulfill army needs. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स इतने कमजोर हो गए कि उन्हें खुद ही निकल जाना पड़ा। उनके पास इतनी सेना ही नहीं बची कि इंडिया में रह पाए। हम आजाद अपने आप ही हो। ठीक है, सो abundant to this time, और इस समय on other side Dutch set fire on forest. उन्होंने जंगलों में क्या लगा दी? टीक वुड फॉरेस्ट। डच set fire on teak wood forest. Before leaving it, बात ना करो, before leaving it उन्होंने उसमें जंगल रखा। Later on, Japanese came and exploited Indonesia's forest. तो बाद में जापानी आ गए। तो वैसे उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया? सब कुछ तो जल गया हैं? मतलब उन्होंने एक्सप्लॉइट कैसे किया? सब कुछ तो जल ही अब क्या है, मतलब उन्होंने लगा दिया आग, लेकिन कितनी आग लगेगी, कितनी लगेगी, तो जो बच गई होगी। ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में तो आग नहीं फैलती, सालों लग जाते हैं आग फैलने में। तो लेटर ऑन जापानीज केम इंडोनेशिया, और ये एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। अब आप समझो 30 साल में फिर से टीक उग आता है। कब छोड़ा और कब जापानी आए पता नहीं, उनके बीच ही में 20 साल का अंतर न रहा हो। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो गए तो वो आए। उन जापानियों को मारने के लिए अमेरिका या इंडोनेशिया, और अमेरिका बुरी तरीके से खदेड़ा गया, जापानी भी खदेड़ गए। Japanese came to Indonesia and exploited its jungle, its jungles। और इंडोनेशिया में नॉर्थ इंडोनेशिया और साउथ इंडोनेशिया बन गया, और वहां पर साउथ इंडोनेशिया में अमेरिका ने कब्जा भी कर लिया, और नॉर्थ इंडोनेशिया से वहां उन लोगों ने सुरंग खोद डाली साउथ अफ्रीका तक। वहां जा जाके मार के अपनी सुरंग से वापस आ जाते। मतलब यहाँ दो इंडोनेशिया में ना, नॉर्थ और साउथ था, तो यहाँ से उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया, और वहां मार के आते थे उनके घर में और लौट आते थे। उनको पता ही नहीं चला सुरंग कहाँ से आ रही। और फिर तो हाँ, और ये जो कहानी थी ना इंडोनेशिया की, वहां पर ये लोग क्या करते थे कि जो चूहे छोड़ने की भी प्रथा थी, कि जो वो रिच और पॉश बस्ती थी ना, इतने चूहे छोड़ आते थे, तो वो लोग इतने तंग हो गए वहां के लोग, बोलते थे जो इस चूहे को मार के देगा या उसकी पूंछ काट के देगा, तो उसको जो बांसुरी वाला कहानी सुनी है ना आप लोगों ने, वो इंडोनेशिया की। बांसुरी बजा के वो चूहों को अपने पीछे ले जाता था कि ठीक है हम तुम्हारे यहाँ के सब चूहे ले जाएंगे, हमें इतना पैसा दो, इतने डॉलर दो। तो लोग क्या करते थे कि
उनके जो नीचे घर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम थे ना, वो चूहों के लिए बिल्कुल स्वर्ग बन गया था। ड्रेनेज सिस्टम थे वहां तो खूब चूहे रहते थे, उन्हीं के घर घर से निकलते ड्रेनेज से चूहे। तो ये चीज हो गई। तो लोग चूहे की पूंछ तो काट देते थे, मारते नहीं थे, बोलते थे क्योंकि यही चूहा पूंछ उगे आएगी फिर हमें पैसा देगा। मारते नहीं थे। लोग भी बड़े चालाक थे, पैसे कमाई का साधन बना दिया। अब देखो, now conservation of forest has now become an important goal for government across Asia and Africa. It has been recognized that in order to meet its goal, people who live near the forest must be involved. बाद में ये देखा गया, बाद में हमने देखा कि ये बात बंगाल के फॉरेस्ट अफसर ने सबसे पहले समझी जब हम आजाद हो गए, सुब्रतो बनर्जी, कि अगर हम आसपास के वनवासियों को उनको बोल दें कि ठीक है तुम थोड़ा बहुत यहाँ से लकड़ी ले सकते हो और तुमको हम 2000 रुपए देंगे और तुम हमारे यहाँ आओ, कुछ काम भी करो, तो बड़ी खुशी खुशी काम करेंगे। और उनको ये भी अधिकार दे दो कि कोई घुसे तो तुम उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। तो फिर वो लोग इतनी तेजी से वहां के लोग थे, जहां 25,000 देने पड़ते थे दूसरे लोगों को अपॉइंट करने के लिए, अब बाहर से लाओगे, वो जानते भी नहीं जंगल में क्या क्या है, वो कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे दारू पी के। और वहां के लोग बताएंगे ये जिनको 2000 दे रहे हो, सिर्फ गांव वालों को सुब्रतो बनर्जी ने 2-2 हजार दिए और वो बोलते थे जंगल हमारा, तुम कैसे आए, चल अफसर के पास। सरकार ये आया, पकड़ा गया, ये हमारे जंगल में घूम रहा था, हमने दूर से ही नजर मार ली थी, सरकार ही उधर पकड़ के लाए, इसको पानी में घुस गया और वो जंगल इतना हरा भरा हो गया, इतने सस्ते में हरा भरा कर दिया। तो फिर तब सरकार की आंखें खुली, अरे हम जिनको खराब समझ रहे थे वो तो वही असली जंगल के रक्षक हैं। तो उसने फिर सारे वन विभाग में बोल दिया कि आसपास के लोगों को ही भर्ती करो, क्योंकि जंगल को वही जानते हैं। तुम बाहर से शहर से बुला बुला के लाओगे, वो कुछ नहीं जानते, वो बैठ जाएंगे आके चुपचाप वहाँ हाउस में। और जंगली लोगों को जो आसपास से 2000 भी दोगे तो वो तो कहेंगे हमारा जंगल है, आओ देखते हैं। Conservation of forest now became an important मिशन, एक इम्पोर्टेंट गोल बन गया था। क्यों? क्योंकि जंगल की सुरक्षा करनी जरूरी थी और अगर भारत में 27% जंगल नहीं होंगे तो ये विश्व में तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा वर्ल्ड। तो विश्व में 27% वन होने चाहिए, भारत में अभी 23% वन है। हम अगर 4% और कर देंगे तो ग्लोबल जो वो स्टैंडर्ड है उसको मीट कर जाएंगे। सो वाज एन इम्पोर्टेंट मिशन and it was now recognized. It was now recognized. ये रिकॉग्नाइज किया जाने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट टू इन्वॉल्व नियर बाई पीपल इज एसेंशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सुब्रतो बनर्जी की बात की जा रही जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। सो इट वाज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट to meet the goal, ठीक है, people 7th में पढ़ा था, 7th वाले लड़के को हम पढ़ा रहे हैं तो उसको उसके में सब थोड़ा लेट मस्ट बी। मेरा भाई अब पढ़ रहा है 7th, तो मेरे को पूछता रहता है अब जरा देखो कि मेरी मम्मी के साथ इतनी बात समझ आ गई तो कुछ चीजें देखें कि डेफिनेशंस। स्लीपर्स क्या होते हैं? That is wooden plank laid across railway tracks. सर स्लीपर सर वो ट्रैक होता है सर उसके बीच में Wooden plank laid on railway tracks.
यानी रेलवे ट्रैक पे जो प्लैंक डाले जाते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? स्लीपर्स। तो ऐसे वुडन प्लैंक पड़ते हैं और उसी पे क्या चीज बनाई जाती है? रेलवे ट्रैक बिछ जाते हैं। एंड these wooden planks are called sleepers. ये चीज है। So these are called sleepers. आगे देखो। Now shifting cultivation. Cultivation. ठीक है, इसको कहते हैं झुमरू खेती ना। Now a type of cultivation in which in this a part of, बात ना करें, forest was cleared, पहले उसे क्लियर करना पड़ेगा before cultivation, and after harvesting the remains are burnt, and जब पूरी फसल हो जाए तो and after harvesting the remains, जो remains हैं वो पराली कहे जाएंगे, are burnt. इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे। Now if the seeds are scattered before rain and after the period, photo period, that has been harvested, no irrigation is done. इसमें कोई पानी नहीं डाला जाता, बस रेन से पहले सीड डाल दिए जाते हैं, अपने आप खेती हो जाती है और फिर काट ली जाती है, कुछ नहीं किया जाएगा। क्रिमिनल ट्राइब्स, ऐसा होता है, नागालैंड के लोग करते हैं। यस सर। नाउ क्रिमिनल ट्राइब्स का मतलब है पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज, जो घुमंतू लोग के पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट कौन थे? जिनके पास कैटल्स थे और वो मेड्यू चरागाह में अपने लोगों को चराते थे, गाय और सब लोग। समझ में आया? तो उनको क्या कहते हैं? पेस्टोरलिस्ट। घुमंतू भी कहते हैं। हाँ, सो पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या है? आदिवासी। ये भी वही सब लोग हैं, खाना बदोश। मतलब जो नोमैडिक पीपल हैं, अपने में किसी को आने ना दे, कोई उनके में एंटर नहीं कर सकता। ऐसे ट्राइबल लोग जो दूसरे ट्राइब से पूरी तरीके से, कोई दूसरे ट्राइब का उनके यहाँ नहीं जा सकता, है ना? तो वैसा ही होता है खाना बदोश की, आइसोलेटेड है। These were labeled by Britishers as criminal crimes. Were labeled. तो as criminal crimes. बात ना करें। criminal crimes. अब देखें, इन सब को फिल करें। ये इन टाइमलाइन में क्या हुआ?
तो क्रिमिनल ट्राइब्स ब्रिटिशर्स ने लेबल किया तो कोई ऐसे थोड़ी थे कि आरोपी हैं, वो क्राइम थोड़ी कर रहे थे, वो तो सिर्फ यहाँ से वहाँ घूमते थे अपने लिवलीहुड के लिए। बोलो बात सही है कि नहीं? लेकिन उनको उन्होंने क्रिमिनल बोल दिया क्योंकि उनका वो टिम्बर खराब कर रहे थे। बहुत नरम है कि सर उस वजह से जो बोला था वो जब उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ अभी रुक जाना, अभी अमितेश बोल रहा है ना, अभी उसको उसकी बात खत्म होते ही बोलना। अभी भी 2 लोग यहाँ। अमितेश बोलो बेटा। देखा इसका अब ये बोल चुका, अब तुम बोल। सर नहीं तुम अभी क्या बोल रहे थे? मैं ऐसे बोल रहा था कि अच्छा ऐसे ही बोल रहे नो थे? मैडिसिन। हाँ बोलो। सर रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसे टाइप ऑफ उससे जिन्हें वो विलेजेस या ट्राइब यूज करना चाहते हैं। अभी रुको, अभी अमितेश फिर कुछ बोल रहा है। एकलव्य पूछ रहा था कि वो उसने क्या क्वेश्चन पूछा? आप क्लास नहीं रन करने दोगे? कोई पूछ रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन भी, और खुद भी नहीं बता रहे हो क्या पूछा है। आप हमारी हेल्प कर दो थोड़ी। क्या वो पूछ रही? सर विलेजेस और या फिर जो ट्राइब्स है वो तो उन्हें अब वुड चाहिए था और भी पर्टिकुलर टाइप जो भी अब उन्हें वुड चाहिए था, तो अब वो रिजर्व फॉरेस्ट से वुड स्टील साइड से करते थे, इसलिए उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा। क्रिमिनल ट्राइब अगर मान लीजिए बिना परमिशन के घुमंतू, जो घुमंतू खेती करते थे बस उन्हीं को क्रिमिनल ट्राइब। ऐसा नहीं है, स्टील करने वाले को नहीं कहा गया। क्रिमिनल ट्राइब्स उनको कहा गया जो यहां से वहां शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, यही है क्रिमिनल ट्राइब्स। वो तो उनका ट्रेडिशन है जमीन की रक्षा करना। उनके पास कोई मैन्योर तो है नहीं कि डाल देंगे जमीन को, जंगल जहां थोड़े मोड़े जंगल है बस उसको साफ करके खेती करते थे, और तो कुछ नहीं करते थे। बस पानी बारिश होगी वही क्रिमिनल बोल दिए, वो क्राइम थोड़ी कोई कुछ करना है। सर 1850 और 56 में 1850 में द रेलवेज, स्प्रेड ऑफ रेलवे स्टार्टेड, स्प्रेड ऑफ रेलवेज स्टार्टेड। नाउ 1856 में क्या हुआ? जो ब्रिटिश थे ब्रांडिस started साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया, मतलब योजनाबद्ध वन विभाग का विकास करना शुरू किया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, क्योंकि उनको टिम्बर उगानी थी। अच्छा 1864 में क्या हुआ? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज फॉरेस्ट्री वाज सेटअप। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक ढंग से अब इनका जो जंगलों का प्रबंधन किया जाने लगा। द फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज डन इन ए साइंटिफिक मैनर, ठीक है। और ये द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाज स्टार्टेड, ये शुरू हो गई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड। देखिए, और सुरॉन्तिको सैमिन क्वेश्चनड स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। सुरॉन्तिको नहीं, सामिन क्वेश्चनड ठीक है, स्टेट ओनरशिप स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट किसका अधिकार है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप। इंपीरियल का मतलब है शाही, ब्रिटिशर्स खुद को शाही समझते थे, इंपीरियल स्टेट है ना। वहां क्योंकि इंपीरियलिज्म था, सब कुछ महारानी के नाम पे होता था, तो इसलिए इंपीरियल। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप।
अब देखें नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशंस मत मिटा, डेफिनेशंस सब ओके What were the similarities between colonial management? Question number 2, book का ही है. What were the similarities between colonial management of forest in Bastar and Java? Forest in Bastar. सौम्या एक डिफरेंस बताओ. एक अपने मन से बताओ, ऐसे ही बता दो, What were the similarities? बस ये सिर्फ इंटेलिजेंस से बताना है. Colonial management. दोनों मैनेजमेंट में क्या सिमिलरिटी, दोनों जगह क्यों रिबेलियन हुआ, अपने मन से बताओ. कुछ तो रीजन ना होगा, बोलो बताओ. सर उधर ये जावा में डचेस ने अपना कॉलोनी बनाया था, ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी तो है, ये बता ही रहा है. दोनों में सिमिलरिटी क्या है? उधर allow नहीं करने के लिए- दोनों में सर फॉरेस्ट के लिए सर Allow नहीं करने- नहीं वो तो सही है, उनको- ट्राइब्स को दोनों में ही Yes, फॉरेस्ट sir. यूज करने के लिए मना किया गया मना किया मतलब कि रिजर्व कर दिया गया था. फॉरेस्ट रिजर्व, वहाँ 2/3 को रिजर्व किया गया, यहाँ भी कुछ ना कुछ किया. बस्तर में भी तो ऐसे ही किया गया था. 2/3 वो बोल दिया कि किंगडम ऑफ बस्तर में 2/3 को तुम यूज ना कर पाओगे. लिखो इस बात को. फॉरेस्ट इन बस्तर वाज मैनेज्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पावर बाय, वैसे ये भी आप लोगों ने ठीक बताया. फॉरेस्ट इन बस्तर वाज मैनेज्ड बाय, इसको कौन मैनेज करता था? ब्रिटिश कॉलोनियल पावर. कॉलोनियल पावर. हाउएवर फॉरेस्ट इन जावा was managed by, वहां कौन मैनेज कर रहा था? मैनेज्ड बाय डच कॉलोनियल पावर. दोनों में फॉरेस्ट टाइप लगा दिया था. हाँ, नो इनमें हम आपको 4 सिमिलरिटी बताएंगे. तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है? नो similarities दोनों में इंसान का जाना। among the cases, between cases. जब 2 होते हैं तो क्या कहा जाता है? और 2 से ज्यादा हो तो among कहा जाता है. So like the Britishers, in Bastar, Dutch in Java wanted to take timber from forest to make ships. दोनों ही जगह तो वो टिम्बर चाहते थे. Wanted to cut timber from forest to make ships.
अच्छा शिप्स लिखना, ये ना लिखना रेलवे ट्रैक, वहां रेलवे ट्रैक नहीं बन रहा था, वहां वहां जहाज बन रहे थे, पानी के जहाज। सेकंड, अब जैसा इन्होंने साक्षी ने बताया कि बोथ इनेक्टेड लॉज इन देयर ओन फेवर, बोथ ब्रिटिशर्स ने भी लॉ लगाया एंड डच इनेक्टेड, बात ना करें, इनेक्टेड लॉ इन देयर ओन फेवर, अपने पक्ष में नियम लगाए। ठीक है, एंड एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट इन मैसिव स्केल, और वनों का जबरदस्त तरीके से दोहन किया। एंड एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट इन लार्ज स्केल, बाहर वालों को तो मना किया और खुद जंग के लकड़ी काटी। फॉरेस्ट इन लार्ज स्केल। थर्ड, in both cases जो फॉरेस्ट सोसाइटी विद ग्रैंड प्रीवियस हिस्ट्री, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे किंगडम को रोका हो, एक जगह किंगडम ऑफ बस्तर को रोका गया और वो भी एक जानी मानी जो जावा है। तो विद ग्रैंड प्रीवियस हिस्ट्री, अगर बहुत ज्यादा जानना हो जावा के बारे में तो ये जावा पढ़ाते भी और जान सकते हैं। जावा लैंग्वेज वो तो प्रोग्राम पढ़ाते हैं, प्रोग्राम। आगे देखो, so in both cases forest were, ठीक है, were deprived from their basic rights, उनको उनके मूल अधिकार से ही वंचित कर दिया गया, नहीं, बेसिक राइट्स से उनको डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव का मतलब है वंचित करना। ठीक है, अब देखो नाउ by aggressive rebellion, by aggressive rebellion of villagers and forest society, क्या हुआ? The laws has been, फॉरेस्ट एक्ट हैज बीन टेकन बैक। दोनों जगह जीत हुई कि नहीं लोगों की? फॉरेस्ट एक्ट्स हैज बीन टेकन बैक। अब जरा देखते हैं, कि क्वेश्चन नंबर, अब एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
For what purpose did British invite Dietrich Brandis, a German expert? For what purpose British invite German expert Dietrich Brandis? उनको क्यों इनवाइट किया? What did he do to manage the forest in India? और उन्होंने क्या किया? What did he do to manage the forests of India? Now, British needed forests in order to build ships and railways. बात ना करें, सर ये बुक का क्वेश्चन है. ये अलग से बट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है. Now they were worried about सर cutting of trees. वो सर वो डिट्रिच ब्रांडिस है. Dietrich क्वेश्चन में लीटर से लिखा है. हाँ यार, Dietrich, ठीक है. So they were worried about cutting of trees by local people. By local people and cutting of trees by local people and traders. ट्रेडर क्यों लकड़ी काटते हैं बताओ? बेचने के लिए. टिम्बर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ठीक है. So he invited Dietrich Brandis in India to manage forests. So he invited Dietrich Brandis to manage forest. अब उन्होंने क्या किया? So अब सेकंड का आंसर देखो, पहले का तो आंसर हो गया. Brandis realized that proper system has to be introduced. Has to be introduced in a scientific manner for conservation of forest. In a scientific manner for conservation of forest. तो इसलिए वहां नियम देखो, तो उन्होंने क्या किया? He started scientific forestry in India. So in 1856 he started scientific forestry in India and enabled Indian Forest Act. ये सब काम इन्हीं के द्वारा किए गए हैं. ये 3 सन लिख दोगे तो बड़ी बात. So यही 3 लाइन लिख देंगे, ये पूरा हो जाएगा. So he started scientific forestry in India in 1856. He
started scientific forestry in India in 1856. He started. Indian Forest Services in 1864. Indian Forest Services in 1864 and in 1865. In 1865, for Indian Forest Act was enacted. Indian Forest Act was enacted. अब देखो इसके आगे शाम की आपकी क्लास है 1745 पर, ठीक है? हाँ? आज की बताना हूँ 1745 से 1930 तक क्लास रहेगी, ये ग्रेविटेशन के लिए। ये खत्म हो गया। आज का तो हो गया, इतनी बात समझ आई? आज शाम के 8 नहीं, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, अब ये खत्म हो गया। हमने आपको सिखा दिया, अब अपने आप से भी क्वेश्चन करोगे तो कर लोगे, क्योंकि आपको वर्ड समझ में आ गया ना कि कैसे आप यूज करोगे। हाँ, थ्योरी समझ आ गई, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, इसी में से ही कुछ ना कुछ होगा जो होगा। पूरा हमने चैप्टर करा दिया। अब ये शाम को ये कर लोगे, कल आपकी फिर एक SST की क्लास है, कल ना सिविक्स की क्लास रख लेंगे तो कल। कल शाम को 4 से 6 क्लास है। नहीं, शाम को भी रख लो। पहले सुबह की तो करो, अभी शाम का देखेंगे। अब शाम पहले सुबह की तो कल कर लो, आज शाम की तो कर रहे हैं ना।